देश के भविष्य, प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज मैं कक्षा 10वीं के कविता के 9वें अध्याय हमारी नींद लेकर के उपस्थित हूँ। इस कविता के कवि हैं वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल ने इस कविता में बेहद ही गूढ़ संदेश देने की कोशिश की है, बेहद ही सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है और एक सीखप्रद संदेश देने की कोशिश की है, जिस सीख को सीख करके गरीब बस्तियों में रहने वाले गरीबों की दीन दशा में परिवर्तन आ सकता है। गरीब बस्तियों में रहने वाले निर्धन अपनी स्थिति के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। 2 जून की रोटी के लिए तरसने वाले वो गरीब जब अपने उमंग में, अपने उत्साह में और झूठे दिलासे में जब वह ईश्वर की भक्ति में लाखों रुपए खर्च करते हैं और शाम के वक्त जब वो जाते हैं तो उनके प्लेट में जब 2 वक्त की रोटी नहीं रहती है तो उनके जीवन की दशा पर बड़ा ही तरस आता है। तो कवि जो होता है वो समाज का एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें सब जीवों के प्रति, समाज के हर वर्ग के लोगों के प्रति उसके अंदर दया की भावना होती है। वीरेन डंगवाल ने अपनी इस कविता में गरीबों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है और उन अत्याचारियों की ओर उन्होंने कटाक्ष किया है जो अत्याचारी क्या करते हैं, तो सुविधा भोगी हैं, जो तमाम संसाधनों का उपयोग करते हैं, मगर तमाम संसाधनों का उपयोग करने के बावजूद भी आम जनता जो होती है, जो आम जनार्दन जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको शोषण करना वो नहीं भूलते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। तो उन लोगों पर भी कवि ने कटाक्ष किया है। साथ ही साथ वीरेन डंगवाल ने बताया है कि जब हम सोए रहते हैं उसके बावजूद भी प्रकृति की कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो कि अनवरत चलती रहती हैं। पेड़ पौधे अपने आकार में परिवर्तन लाते हैं, हमारी लंबाई में वृद्धि होती है, प्रकृति की जितनी भी क्रियाएं होती है हमारे सोने के बावजूद भी चलती रहती हैं। हम लोग सोए रहते हैं और प्रकृति की तमाम क्रियाएं अपने ससमय संचालित होती रहती है और हमारा समय हमसे दूर होता चला जाता है और हमारी स्थिति जैसी रहती है वैसे ही रह जाती है। पेड़ का आकार तो बढ़ता है, वृक्षों का आकार तो बढ़ जाता है, प्रकृति की और क्रियाओं में परिवर्तन आ जाता है, मगर एक गरीब जो गरीब होता है उसकी गरीबी की दशा ज्यों की त्यों रह जाती है। तो कवि ने उन गरीबों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए बताया है कि गरीबों की स्थिति के लिए जिम्मेदार आखिर कौन। तो कवि ने इस कौन का जवाब दिया है कि गरीबी की स्थिति के लिए स्वयं गरीब भी जिम्मेदार हैं और वे अत्याचारी जिम्मेदार हैं जो कि तमाम सुख सुविधाओं के साधन के उपभोग करते हैं, उसके बावजूद भी गरीबों को गरीबी की उस स्थिति में भी चैन से नहीं रहने देते हैं। इस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, सुनिएगा। हमारी नींद कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि ने किस बिंब को प्रस्तुत किया है? तो लिखेंगे कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि ने एक बिंब को प्रस्तुत किया है और बिंब माना है उन्होंने बीज को। उन्होंने बताया है कि जब हम सोए रहते हैं तो एक बीज जो है, धरती के अंदर पड़ा हुआ बीज, वो बीज भी संघर्ष करता है और एक समय ऐसा आता है जब वह बीज अब संघर्ष करते हुए, धरती की सीना को चीरते हुए, धरती की सीना को कुदरते हुए वह बाहर निकलता है और वो एक अंकुरन होने के पश्चात वो एक वृक्ष का रूप एक दिन धारण करता है और वही वृक्ष हमें फल देता है, वही वृक्ष हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करता है। इस पाठ से द्वितीय महत्वपूर्ण प्रश्न है, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? लिखेंगे, जो इस कविता में कवि ने मक्खी के जीवन क्रम से मनुष्य की तुलना की है और उन्होंने मक्खी के जीवन क्रम का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कवि का यह मानना है कि हर दिन सैकड़ों मक्खी का जन्म होता है, हजारों मक्खियों का जन्म होता है, मगर जिस प्रकार मक्खी की आयु बेहद ही अल्प होती है, अर्थात मक्खी की आयु बेहद ही कम होती है, ठीक उसी प्रकार आज इंसानों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। रोज इंसान जन्म ले रहे हैं, मगर जिस प्रकार मक्खी के जीवन की आयु कम होती है, ठीक उसी प्रकार आज इंसानों की भी आयु कम है। कुछ लोग दंगे में मर जाते हैं, कुछ लोग आतंकवादी गतिविधियों में चपेट आने के कारण मर जाते हैं, तो कुछ लोगों को समाज की अत्याचारी लोगों द्वारा मौत के घाट बेवक्त ही उतार दिया जाता है। समाज के कुछ अत्याचारी लोग समाज के दीन दुखियों को बिना समय ही ईश्वर के पास पहुंचा देते हैं, उनके जीवन काल का अंत न होने से पहले ही पहुंचा देते हैं। इसलिए कवि ने इंसानों की तुलना मक्खी के जीवन क्रम से की है कि जिस प्रकार मक्खी का जीवन कम समय के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार इंसानों का भी जीवन कम समय के लिए होता है। इस पाठ से
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि किन अत्याचारियों की बात करता है और क्यों? तो लिखेंगे जो कवि उन अत्याचारियों की बात करता है जो कि सुविधा भोगी हैं, अर्थात जिनके पास ईश्वर ने तमाम सुख सुविधाओं के साधन दिए हैं, इसके बावजूद भी वह अत्याचारी क्या करते हैं? तो वह अत्याचारी गरीबों का शोषण करते हैं, गरीबों के दीन दुखियों के दुखों पर और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, न कि दूर करने का प्रयास करते हैं। कवि ने यहाँ पर उन अत्याचारियों का जिक्र किया है जिनके मन में गरीबों के प्रति हमदर्दी तो नहीं है, बल्कि गरीबों को सताने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो उन लोगों की यहाँ पर कवि ने रखा है, उनके नामों को रखा है और उन अत्याचारियों का जिक्र किया है जो अत्याचारी के अंदर मानवता, इंसानियत नाम की रत्ती भर भी मात्रा नहीं है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकार करना न भूलने वाले लोग कौन हैं? तो लिखेंगे जी इनकार करना और न भूलने वाले लोग वे लोग हैं जो कि हठधर्मी हैं, अर्थात जो कोई भी गलती करते हैं, समाज में जो लोगों को यह आज्ञा नहीं दी जाती है कि यह गलती हर लोगों को करनी है, वैसे लोग जो कि हठधर्मी जो हैं और जो कोई भी गलती करते हैं, जो गरीबों का शोषण करते हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी गलती के लिए इनकार कर देते हैं, अपनी गलती को स्वीकार न करते हैं, उन लोगों को कवि ने कहा है कि इनकार न करने वाले भूलने वाले लोग हैं। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारी नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। अर्थात हमारी नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करने के प्रश्न से तात्पर्य है कि कवि इस प्रश्न के माध्यम से मतलब कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है कि क्या हमारी नींद की कविता ने, जो कवि वीरेंद्र डंगवाल ने जो शीर्षक रखा है, क्या यह सही है, सार्थक है? तो लिखेंगे जहाँ हमारी नींद कविता का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। शीर्षक सार्थक तब होता है जब शीर्षक काफ़ी लंबा नहीं हो, शीर्षक महज 2 शब्दों में सिमट के रह गया हुआ है, हमारी और नींद। हमारी नींद कविता का शीर्षक है, इसलिए भी शीर्षक सार्थक है। और दूसरी तथ्य यह है इस कविता के शीर्षक के सार्थक होने का कि हमारी नींद कविता के माध्यम से हमारी नींद की बात की गई है कि जब हम सोए रहते हैं तो सोने के दौरान भी कई ऐसी क्रियाएँ हैं प्रकृति की जो कि निरंतर चलती रहती हैं, और हम जब सुविधाभोगी लोग जब चैन से अपने कमरे में सोए रहते हैं चादर ओढ़े हुए, उस वक्त भी प्रकृति की क्रियाएं चलती रहती हैं और हम चैन से सोते हैं और फिर उठते हैं और फिर क्या करते हैं? तो फिर से शोषण करने का कार्य करते हैं, लोगों को दुखी पहुंचाने का कार्य करने लगते हैं। तो इसीलिए कवि ने इस कविता का शीर्षक हमारे नींद रखा है, तो पूर्णतः यह शीर्षक सार्थक है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, व्याख्या करें कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। तो लिखेंगे जो प्रस्तुत पंक्ति हमारी नींद कविता से ली गई है और इस कविता के रचयिता हैं वीरेंद्र डंगवाल, और उन्होंने कहा है कि गरीबों की बस्तियों में हुआ धमाके से देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि गरीब जो होते हैं वो भाग्य के भरोसे होते हैं, वह सोचते हैं कि यदि मैं ईश्वर की भक्ति करूंगा, देवी का जागरण करवाऊंगा अपने गांव में, तो मेरी स्थिति में बदलाव आएगा। मगर उन्हें क्या पता कि उनकी स्थिति में वो सुधार उनके कर्म के बल पर आएगा, न कि देवी के जागरण करने से आएगा, क्योंकि माँ देवी, भगवान, ईश्वर भी तभी हमारी मदद करते हैं जब हम स्वयं की स्थिति में स्वयं ही सुधार लाते हैं। और इसीलिए कवि ने कहा है कि गरीबों की बस्तियों में हुआ धमाके से देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, क्योंकि कवि का यह मानना है कि गरीब आज इसलिए गरीब हैं क्योंकि वह भाग्य के भरोसे हैं, वह ईश्वर के भरोसे बैठे हुए हैं, और उन पर जो अत्याचार किया जाता है वो तमाम अत्याचार को वह सह लेते हैं और फिर से ईश्वर की भक्ति करना आरंभ कर देते हैं, और उनको लगता है कि देवी जागरण करवाने से मेरी स्थिति में सुधार आ जाएगा। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, व्याख्या करें। लिखेंगे जो प्रस्तुत पंक्ति हमारे नींद कविता से ली गई है, जिसके रचयिता वीरेंद्र डंगवाल है, और उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि आज कुछ लोग समाज के ऐसे हैं जिन्होंने अपने उपयोग के लिए साधन तो सभी जुटा लिए हैं, इसके बावजूद भी वह समाज के कुछ एक ऐसे लोग जो जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी बेहद ही मुश्किल से नसीब होती है, उन लोगों पर भी वो अत्याचार करना बंद नहीं किए हैं। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारी नींद के बावजूद की व्याख्या करें। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी नींद कविता से ली गई है, जिसके रचयिता हैं वीरेंद्र डंगवाल, और कवि ने कहा है कि हमारी नींद के बावजूद, अर्थात जब हम सोए रहते हैं,
हम सब सोए रहते हैं, उसके बावजूद भी प्रकृति की क्रियाएं निरंतर चलती रहती है। हम चैन से सोए रहते हैं और चैन से सोने के क्रम में हम लाख सपने देखते हैं, हम हजारों सपने देखते हैं कि हमारी स्थिति में बदलाव हो गया, हमारी स्थिति में बदलाव हो जाएगा, मगर आंख खुलते ही स्थिति वैसे ही रहती है। जब एक गरीब सोता है तो रातों में यह स्वप्न लेकर के सोता है कि मेरी भविष्य में मेरी स्थिति में बदलाव आएगा, मगर उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आता है, क्योंकि समाज के अत्याचारी लोग गरीबों के ऊपर शोषण करके उनका अत्याचार निरंतर करते रहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे नींद कविता के अंतर्गत आपको जो सवाल बताए गए हैं वो समझ में आए होंगे। आप सब मेहनत से पढ़ते रहिए, भविष्य में खूब तरक्की कीजिए, कीर्तिमान यश स्थापित कीजिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।